आवाज आवाज आ रही है। वर्ड वर्ड दिख रहा है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें आज। हाँ, आकाश ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गई भाई। देखो नेक्स्ट चैप्टर है अपना एटम्स। कौन चैप्टर है नेक्स्ट? एटम्स। नेक्स्ट चैप्टर एटम्स। अब लिखा हुआ दिख रहा है बोर्ड पे सबको एटम्स? सबको लिखा हुआ दिख रहा है एटम्स? चलो अब एटम्स नया चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं अपन इसको। एटम्स में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, छोटा चैप्टर है, केवल अपन को थोड़ा फास्टली सा पढ़ना है, इसको पढ़ा हुआ ही है। देखो एटम्स चैप्टर में सबसे पहले एटम के बारे में अपन को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने बताया था एटम क्या होता है क्या नहीं होता है? तो एटम के कौन सा साइंटिस्ट था, वो किसका मॉडल था? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल किसका था? एटम का था, किसका था? उसने बताया सबसे पहले एटम के बारे में। वो भी अपने टॉपिक में नहीं है, लेकिन एटम के बारे में दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो थी, एक तो रदरफोर्ड था और एक नील्स बोर था। एटम के बारे में दो साइंटिस्टों ने बहुत खुल के बताया, अच्छा बताया, एक रदरफोर्ड ने और एक नील्स बोर। ठीक है।
अब जो रदरफोर्ड और नील्स बोर है, इन्होंने क्या क्या बताया। अब जैसे रदरफोर्ड के बारे में तुमने बेसिक बेसिक कुछ चीजें पढ़ी होंगी। पहले अपन नील्स बोर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आएंगे रदरफोर्ड पे। बस मैं कहानी सुना देता हूँ कि रदरफोर्ड ने क्या कहा। रदरफोर्ड ने कहा कि कोई भी अपना एटम होता है, रदरफोर्ड ने कहा था कि कोई भी मेरे पास एक एटम है, तो उस एटम के पास कोई भी एक एटम है, उस एटम में बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स एक क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के। और उसने क्या कहा कि एटम का जो मोस्टली मास है वो कहाँ पर होता है, इसके सेंटर पे। एटम का जो मोस्टली मास होता है वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। रदरफोर्ड की कहानी पता है सबको। उस एटम का जो मोस्टली मास मास होता है वो होता है सेंटर में। और सेंटर को बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएगी, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी कम करेगा, और एनर्जी कम करते 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 कहाँ गिर जाएगा, अंदर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और न्यूक्लियस में गिर गया तो उसका एक्जिस्टेंस नहीं होगा, जबकि एटम एग्जिस्ट करता है। जबकि एटम क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एटम क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। ये अपन और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि कुछ फॉर्मूलेस काम है जो नील्स बोर के आए। ठीक है, तो रदरफोर्ड के बारे में बेसिक बेसिक बातें लिख लो। चलो अब लिखो नील्स बोर। पोस्टुलेट्स ऑफ नील्स बोर। पोस्टुलेट्स ऑफ नील्स बोर। पोस्टुलेट्स ऑफ नील्स बोर में नील्स बोर ने कहा कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो इसका जो चार्ज, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कितनी रेडियस पे, आर रेडियस पर। कितनी रेडियस पे, आर रेडियस। अगर मेरे पास कोई भी न्यूक्लियस है, तो उसमें जो चार्ज होगा वो केवल और केवल किसका होगा, प्रोटॉन का। किसका होगा, प्रोटॉन का। अब मैं कोई सा भी एटम ले लूं, जैसे मान लो उसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, जेड प्रोटॉन्स होंगे। कितने प्रोटॉन्स होंगे, जेड प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, मैंने एक न्यू जेड था। ठीक है, बताओ उसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा, क्या जेड ई होगा क्या। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, तो उसके न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, जेड। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस की चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, और उसका चार्ज कितना है, जेड। ठीक है, ये कहा उसने। अब जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल व्हिच इज नोन एज स्यूडो फोर्स आल्सो। सेंट्रीपिटल फोर्स किसका बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, स्यूडो फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। अब इस सेंट्रीपिटल, कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, उसका बैलेंस कौन करेगा, सेंट्रीफ्यूगल। और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा है, ये भी चार्ज और ये भी चार्ज। इसका चार्ज कितना, जेड ई, और इसका चार्ज कितना, ई। तो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ई। तो एफ ई कितना हो गया, या फिर कहते हैं अपन एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई ई अपॉन आर स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर चला गया, तो फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन। ये नील्स बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट।
ठीक है, समझ में आया फर्स्ट पोस्टुलेट। अगर हम सेकंड पोस्टुलेट की बात करूं, तो न्यूक्लियस के अंदर, जैसे मान लो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कल में मूव नहीं करेगा। यहाँ यहाँ बहुत सारे सर्कुलर पाथ्स बनेंगे, अलग अलग रेडियस के बहुत सारे सर्कुलर पाथ्स बनेंगे, अलग अलग रेडियस के बहुत सारे सर्कुलर पाथ बनेंगे, बट न्यूक्लियस हर हर रेडियस के सर्कल में मूव नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन से किस में मूव करेगा? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है उन ऑर्बिट्स में, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स है एटम के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में मूव नहीं करता, वो केवल उस ऑर्बिट में मूव करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होगा mvr, वो किसके इक्वल्स टू हो, nh अपॉन 2 पाई, इसके इक्वल्स टू हो एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का होल इंटीजर हो। एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr, mvr किसके इक्वल्स टू हो, nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई समझते हो, h अपॉन 2 पाई, ठीक है। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 पाई इज कांस्टेंट, और यहाँ पे जो n है उस n को बोलते हैं अपन, या तो बोल देंगे अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ नंबर ऑफ और, ठीक है। तो ये हो गया नील्स बोर का सेकंड पोस्टुलेट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट समझ में आया, सेकंड पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता उसी ऑर्बिट में मूव करेगा, उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम mvr किसके इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई के इंटीजर, ठीक है। थर्ड, अब नील्स बोर ने ये भी कहा, सपोज मेरा इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ में मेरा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। अब कंटिन्यूअसली मूव करेगा तो एनर्जी क्या होगा, लेना चाहिए देना चाहिए। तो नील्स बोर ने कह दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन मेरा इस सर्कुलर, इस ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का होल इंटीजर, ठीक है। तो उस ऑर्बिट का, इस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के बराबर है, इलेक्ट्रॉन इसमें और मूव कर रहा है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इसे मूव कर रहा है, तो न तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा न एनर्जी देगा, तो ऐसी ऑर्बिट्स को अपन बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न तो एनर्जी लेता है न एनर्जी देता है, कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा, और उसको बैलेंस कौन करता है, ये एक दूसरे को बैलेंस। तीन पोस्टुलेट बताया उसने, ठीक है, और उसने एक साथ ये भी कहा कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से, जैसे मान लो हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल और ये लो एनर्जी लेवल, यानी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, जैसे मान लो ऑर्बिट नंबर 2 है, ये 8 है, ठीक है, हायर से अगर लोअर में आएगा कोई भी मेरा इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी रिलीज कितनी करेगा, जैसे मान लो इसकी एनर्जी है En1, इसकी एनर्जी है En2, ठीक है, इसकी एनर्जी En1 और इसकी एनर्जी है En2, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा एच न्यू के फॉर्म में करेगा, किसके फॉर्म में करेगा एनर्जी रिलीज, एच न्यू, और एच न्यू किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस, En1 माइनस ई, तो जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, E एच न्यू इज इक्वल टू En1 माइनस En2, यानी यहाँ से थर्ड ऑर्बिट से उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर, मेरे इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, कौन सी पाथ में, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो कौन से पाथ में मूव करेगा वो बताया सेकंड पोस्टुलेट में कि h अपॉन 2 पाई के इंटीजर होगा, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, और सेकंड उसमें थर्ड उसमें कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, h अपॉन 2 पाई हो। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करे जा रहा है, कंटिन्यूअसली मूव करे जा रहा है, ठीक है, ना एनर्जी ले रहा है ना दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलेंगे, ठीक है। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर, लोअर से हायर में जाए तो एनर्जी का एक्सचेंज करेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी एनर्जी लेगा कितनी एनर्जी देगा वो इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये नील्स बोर के 3 पोस्टुलेट हो गए। अब अपनी बुक्स निकालो, उसमें पोस्टुलेट की स्टेटमेंट लिखे हुए जो मैंने कहा है, उसमें से स्टेटमेंट लिखो और ये लिखो।
तीनों स्टेटमेंट लिखने हैं नील्स बोर के, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड और थर्ड। लिखो फटाफट इसको। स्टेटमेंट लिख लिए सबने, तीनों लिख लिए, फटाफट लिखो भाई। चलो अब लिखो नेक्स्ट। अब देखो अपन निकालने वाले क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोस्टलेट समझ में आ गया, दोबारा देख लो।
फर्स्ट पोस्टुलेट ने नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा। ये जो बैलेंस करने वाला फोर्स होता है इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। सेकंड का इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता, केवल उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का होल इंटीजर हो। n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, और n की जो वैल्यूज होगी यहाँ पे इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 है। ठीक है, और ये होती है n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, और n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, वो केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट से मूव करता है जिनकी ये बराबर हो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऐसी ऑर्बिट से मूव करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी देता है ना एनर्जी देता है, उसको बोलते हैं अपन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा हायर से लोअर में जा रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, और लो से हाई में जाएगा तो एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, क्लियर है आपको तीनों पोस्टुलेट? चलो अब देखो अपन क्या क्या निकालने वाले हैं इसमें। जैसे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसकी रेडियस, इसकी वेलोसिटी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी टोटल एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या करेगा? ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी ना लेगा ना देगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। एच न्यू न्यू फ्रीक्वेंसी होगी, तो कौन सी लाइट फ्रीक्वेंसी की रेडिएट करेगा, वो सब अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले। ठीक है, तो आप लिखो रेडियस ऑफ, लिखो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब देखो सबसे पहले करना है अपन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, चलो फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट, फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट अपन को पता है कि mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड पोस्टुलेट से क्या पता है आपको? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 ठीक है, अब देखो यहाँ पे v है और r है, या तो मैं v की वैल्यू सेकंड पोस्टुलेट से निकाल के फर्स्ट में पुट कर दूं, या तो सेकंड से निकाल के कैसे पुट कर दूं फर्स्ट में, या फर्स्ट से निकाल के सेकंड में पुट कर दूं, एक ही चीज है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2πmr। ठीक है, और ये जो वैल्यू है किसे पुट कर दी? पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, यानी फर्स्ट पोस्टुलेट में पुट कर देंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट में अगर अपन पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में लेते हैं अपन इसको। ठीक है, तो एम वी, वी कितना है एन वी स्क्वायर एन स्क्वायर, क्योंकि वी का स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन, एक आर से एक आर कट गया, एक आर से एक आर कट गया। अब आर की सारी टर्म्स को मैं एक तरफ ले लूंगा, आर की सारी टर्म्स को एक तरफ ले लूंगा। ठीक है, तो यहां से आर इज इक्वल टू एम एच स्क्वायर, ठीक है 4 पाई स्क्वायर, एक एम से एक एम कट गया तो कोई बात नहीं काट देंगे, एम स्क्वायर के ई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एन स्क्वायर और जेड को मैंने अलग, अब मैंने एन स्क्वायर और जेड को अलग क्यों लिखा है? क्योंकि एन और जेड के अलावा जितनी भी मास एच पाई एम के सब, ठीक है, ये एम से एम कट कर दो एक, यहाँ पे एम बचेगा। ठीक है, एच एम के ई सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। अगर मैं इन सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दूं, एच की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, ई की पता है, के की पता है, सबकी पता है, अगर मैं इन सबको सॉल्व करूं तो मेरी जो रेडियस आएगी वो आएगी 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एक्स। ये हो गया nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का हो गया। अब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालिए साहब, अब मैं कुछ और भी निकाल सकता हूँ कि कितने होगी क्या होगी, लेकिन निकाल सकता हूँ। मेरे को कहा लिथियम की एलाइट लिथियम की थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालो। क्या निकाल सकते हैं अपन थर्ड ऑर्बिट की रेडियस? तो आर थर्ड ऑर्बिट 0.529,
एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट की, तो 9 जेड। और लिथियम का जेड कितना होता है, जेड इज एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है। एंगस्ट्रॉम, इसको अपन सॉल्व कर देंगे, 0.529 इंटू 3 एंगस्ट्रॉम। ये कौन सी किसकी वैल्यू हो गई, रेडियस की, किसकी वैल्यू हो गई, रेडियस की। अब मैं किसी भी एटम के लिए, दुनिया में कोई सा भी एटम हो, उसके कोई सी भी ऑर्बिट की, दुनिया में कोई सा भी एटम हो और कोई से भी ऑर्बिट हो, सब मैं निकाल सकता हूँ उसकी रेडियस निकाल सकता हूं, ठीक है। अब उसकी रेडियस कितनी होगी, क्या होगी, सब अपन निकाल सकते हैं। अब बात करें अगर अपन इसमें और क्वेश्चंस की, अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास सपोज कोई भी एक एटम, कोई सा भी, फिक्स कर लो एक एटम, जैसे मान लो हीलियम, ठीक है। अब हीलियम में जेड फिक्स हो गया, हीलियम में क्या हो गया, जेड फिक्स हो गया, ठीक है। तो उसका जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा वो किसके इक्वल होगा, आर की, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यानी मैं कह सकता हूं कि जो रेडियस का रेशियो है किसी भी एक ऑर्बिट के लिए, वो क्या होगा, 1:4, ठीक है। सही लिखा है क्या ये, फॉर एनी एटम, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एटम, सही है। क्योंकि जेड सबके लिए फिक्स है, फर्स्ट ऑर्बिट के निकालोगे जेड, सेकंड के निकालोगे जेड लिख देंगे, थर्ड के निकालोगे जेड लिख देंगे, जेड 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियस का रेशियो क्या जाएगा, 1:4:9। कोई प्रॉब्लम इसमें, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब अगर अपन थोड़ा सा आगे चलें इसमें, मैं निकालता हूँ वेलोसिटी, क्या निकालता हूँ, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अब देखो फ्रॉम इक्वेशन टू, ये इक्वेशन टू है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। अगर मैं रेडियस की वैल्यू पुट कर दूं, रेडियस की वैल्यू कितनी है, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10, ठीक है। यहाँ एक एन से एक एन कट गया, अब ये सब बच गया, इधर बच गया जेड अपॉन एन, जेड ऊपर चले जाएगा, एन नीचे आ जाएगा। अब जो भी क्वांटिटी बची हुई, देखो जेड तो चला गया ऊपर, जेड तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये जेड है, ये जेड तो चला गया ऊपर, ये एन आ जाएगा नीचे। फिर इसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, जब मैंने इन सबको सॉल्व किया तो आंसर आया 2.186 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ एन, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, तो dm इज इक्वल टू 2.186 इन 10⁻6, ठीक है, जेड अपॉन एन। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया अपने पास, रेडियस का। अब मैं सॉरी वेलोसिटी का, अब वेलोसिटी में किसी भी ऑर्बिट की, किसी भी एटम की, किसी भी ऑर्बिट की इजीली निकाल सकता हूँ। और इसमें किसी को डाउट, अब जो लिखा हुआ रेडियस और वेलोसिटी में किसी को डाउट, चलो लिखो फटाफट लिख लो।
तुमने बड़ा जल्दी लिखा। अभी तो मैं लिख के रुका हूँ, इतना लिख भी लिया फटाफट। ये सब लिख लिया, के जेड क्या है, आर क्या है, या घास काटी है।
हो गया क्या? चलो लिख लिया क्या सबने? बाकी सबने लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम स्क्वायर। ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट, अगेन फर्स्ट पोस्टुलेट लेके आ रहा हूं मैं। अगेन फर्स्ट पोस्टुलेट अगर मैं लेके आ रहा हूं, तो फर्स्ट पोस्टुलेट में था एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अगर मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, इससे मल्टीप्लाई कर दूं हाफ से, तो मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये। और इसको क्या बोलूंगा मैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 के जेड स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब मैं निकालना चाहता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? क्योंकि चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो एनर्जी होगी, ई एस पी ई बोलेंगे इसको अपन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ई एस पी ई। तो ई एस पी का जो फॉर्मूला होगा यू इज इक्वल टू होगा के Q1 Q2 अपॉन R होता है। यहाँ पे K, Q1 कितना है E, Q2 कितना है ZE अपॉन R। लेकिन यहाँ पे अपन साइन कन्वेंशन लेते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी थी यहाँ पर। ठीक है। यहाँ ऑलरेडी से पहले से, क्योंकि फोर्स निकाला था अपन ने, यहाँ क्या निकाला था? फोर्स। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस नहीं लेना है क्योंकि वहाँ डायरेक्शन है। जबकि ESP क्या है यहाँ पर? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ तो माइनस लेना पड़ा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। सही है क्या? काइनेटिक एनर्जी और ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गई और पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब अगर अपन चाहें कि हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है मेरे को? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। कॉमन कितना आ गया? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, आधा माइनस एक, माइनस 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गई टोटल एनर्जी। ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है टोटल एनर्जी में? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है, यानी किसी की बाउंडेशन में है। इलेक्ट्रॉन किस में है? किसी के बाउंडेशन में है। इलेक्ट्रॉन क्या इसमें है? किसी की बाउंडेशन में। नेगेटिव साइन शोज है इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी की कमी है। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी की कमी है, यानी वो किसी की बंदिशों में। ठीक है। चलो अब आगे, और इसमें जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कहा कैसे आते हैं देखो, यही इसी से। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? केवल माइनस का फर्क है। तो मैं कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। कह सकता हूँ? नहीं कह सकता? कह सकता हूँ ना? ठीक है। और अगर मैं इसको और इसको देखूं, तो मैं ये कह सकता हूँ, या फिर इन दोनों को देखो, काइनेटिक और इसको देख लिया, अब काइनेटिक और पोटेंशियल को देखो। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन, बराबर हो गया। देखो देखो।
सही है ना। काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं दोनों को तीनों काइनेटिक और इसमें ये रिलेशन क्योंकि मैंने इसमें पोटेंशियल एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो तो ये चीज आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। सही है। तो ये हो गया अपने किसके टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। ठीक है, रिलेशन हो गया सब में। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आगे और देखो। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल जो एनर्जी होगी इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में। टोटल एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और मैं लिख सकता हूं En। En का मतलब एनर्जी इन nth ऑर्बिट, एनर्जी इन nth ऑर्बिट। अब En, ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी है, -1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे आर रेडियस है, आर क्या है, रेडियस। इस रेडियस की वैल्यू पुट करो 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10। सही है क्या, -10 सही है, बोलो। थोड़ा सा नहीं दिखेगा, ये लो। सही है, 10 की पावर -10 आएगा। अब देखो ये जेड ऊपर जाएगा, ये जेड कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब देखो मैं लिख रहा हूँ -1/2 के ई स्क्वायर अपॉन 0. मल्टीप्लाई में है 529 इंटू 10 की पावर -10 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एक्स। सही है क्या, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड ऊपर चला गया, ये एन था, ये सब कांस्टेंट है, ये सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। देखो कभी यहाँ पे मैंने 3-4 जगह चीज कराई, कांस्टेंट है कांस्टेंट है कांस्टेंट, तो आप अलग से लिखोगे यहाँ पे के क्या है, ई क्या है, ठीक है, नीचे वैल्यू लिखना, फिर वैल्यू पुट करना है एक स्टेप पे, और फिर सॉल्व करके आप डायरेक्ट आंसर देना। और इसका आएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी हो गई कौन से ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट। ठीक है, अब मैं किसी भी एटम के लिए किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी निकाल सकता हूँ, किसी भी एटम के लिए किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो ये हो गया अपनी एनर्जी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये हो गई अपनी एनर्जी। ठीक है, उतारो एनर्जी को। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को।
चलो लिखो फटाफट, प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लिखो फटाफट अब। हर एक चीज ढंग से लिख लेना, एक्सप्लेन करके कोई चीज समझ में पूछ लेना मेरे से, क्योंकि एटम चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला अपन, मैक्सिमम नेक्स्ट क्लास नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट में खत्म। हो गया सबका? फुल फॉर्म देखना, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी इन सबकी। ये के की जो वैल्यू है ना, वो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाली 9 × 10⁹
हम्म, ओके सबका। चलो अब ये उतार लो, नेक्स्ट क्लास में अपन इस आगे डिस्कशन की बात करेंगे। हाँ भाई, डाउट तो है किसी को तो पूछ सकता है। कोई डाउट किसी को? अभिषेक, अभिषेक सेन, अनिल यादव, हिमांशी, कीर्ति, ललित, लीना, मोहित, शालिनी। इलेक्ट्रॉन वोल्टेज यूनिट, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है भैया। और बोलो।